हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर पर। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र की विधियाँ, जिसमें हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने निगमन विधि को पूरा किया। निगमन विधि क्या होती है, उसको किन किन नामों से जाना जाता है, उसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम आगमन विधि और जो विधियों में अंतर है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आगमन प्रणाली का उदय कैसे हुआ। ठीक है, आगमन प्रणाली कहाँ से आई। तो फ्रेंड्स, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो थे उन्होंने निगमन प्रणाली पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया था। ठीक है, तो जो उसका परिणाम हुआ था वो ये हुआ था कि जो जर्मन ऐतिहासिक संप्रदाय के जो अर्थशास्त्री थे उन सभी अर्थशास्त्रियों ने निगमन प्रणाली का तीव्र विरोध किया था। ठीक है, तो जो विरोध करने वाले जो अर्थशास्त्री थे उनमें से जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो हैं रोशे, लेस्ली और कार्ल मेंजर। ठीक है, और भी कई अर्थशास्त्री हैं जैसे नीज हैं और हिल्डेब्रांड हैं। इन सभी लोगों ने भी विरोध किया था निगमन प्रणाली का। तो इस संबंध में जो रोशे के विचार हैं विरोध में, तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य कुछ इस प्रकार का है कि यह केवल आगमन तर्क से ही पूरा हो सकता है। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि जो अर्थशास्त्र का जो पर्पस होता है तो वो चीज़ ओनली आगमन प्रणाली से ही पूरी हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने आगमन प्रणाली को समर्थन किया। ठीक है, ये आगमन प्रणाली के समर्थक हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आगमन प्रणाली कहाँ से आई, किस वजह से आई, वो चीज़ जानी। अब हम बात करते हैं आगमन प्रणाली क्या है। तो फ्रेंड्स, आगमन प्रणाली भी आर्थिक नियमों का निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय विधि है। ठीक है, निगमन विधि की तरह इसको भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रयोगात्मक विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऐतिहासिक विधि भी इसे कहते हैं, विश्लेषणात्मक विधि भी इसको कहा जाता है, और सांख्यिकी विधि और अनुभव के बाद की विधि भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रयोगात्मक विधि क्या है, तो जो हम आगमन प्रणाली में जो पढ़ेंगे वही हमारी प्रयोगात्मक विधि होती है, क्योंकि ये आगमन प्रणाली के ही अनेक नाम हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं कि जो आगमन जो प्रणाली है वो निगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, वो विपरीत कैसे है कि हम जो निगमन प्रणाली में पढ़कर आए हैं उसमें क्या होता है कि हम उसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, निगमन प्रणाली में, और जो हमारी आगमन प्रणाली जो है उसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित हमारे कुछ अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं आगमन विधि में। तो सबसे पहले जो अर्थशास्त्री हैं विलियम गी, उनका कहना है कि आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य अथवा व्यक्तिगत से सार्वभौमिक सत्य की ओर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वह आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, तो उन्होंने यही बात की है कि हम आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है, जो हमारे दूसरे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर कीन्स, उनका कहना है कि आगमन प्रणाली में हम अनेक उदाहरणों के आधार पर कारणों और परिणामों के सामान्य संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, यानी आगमन प्रणाली के बेसिस पर रीजंस एंड जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनमें संबंध स्थापित करते हैं हम। ठीक है, तो मैं आपको एक संक्षेप में मैं बता दूं, एक सरल शब्दों में आपको मैं आगमन विधि को समझा दूं कि इस प्रणाली में सर्वप्रथम कुछ तथ्यों का अध्ययन एवं निरीक्षण किया जाता है, फिर उसके पश्चात उनसे कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और अंत में उन विशिष्ट निष्कर्षों की एक रूपता की जांच करके सामान्य सिद्धांतों या नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, तो हम आगमन प्रणाली में सिर्फ इतना याद रखेंगे एक शॉर्टली कि आगमन प्रणाली में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। ठीक है, आगमन प्रणाली में हम विशिष्ट से सामान्य। ठीक है,
तो एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा हमारा कि आगमन प्रणाली क्या है। तो उदाहरण है कि जब बाज़ार में पेट्रोल का मूल्य घट जाता है तब पेट्रोल की खरीद करने वाले जो ग्राहकों की संख्या है उसमें वृद्धि हो जाती है तथा जो पेट्रोल की अधिक मात्रा में खरीदी की जाती है तो ये विशिष्ट सत्य है। ठीक है, यानी जो पेट्रोल की जो अधिक मात्रा खरीदी जा रही है वो हमारा एक विशिष्ट सत्य है जिसे हम अनुभव के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। अतः हम इसी विशिष्ट सत्य के आधार पर यह सामान्य सत्य निकाल सकते हैं कि वस्तु के मूल्य गिरने पर उसकी मांग बढ़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारी कोई एक्स वस्तु है उसके अगर मूल्य बढ़ता है तो जो हमारी मांग है यानी डिमांड जो होती है वो हमारी गिरती है। ठीक है, अगर हमारी डिमांड बढ़ती है तो जो हमारी एक्स वस्तु है उसके मूल्य गिरते हैं। ठीक है, तो यही अर्थशास्त्र में इसको मांग के नियम से जाना जाता है। ठीक है, यही अर्थशास्त्र का मांग का नियम कहलाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मांग का नियम क्या होता है और आगमन विधि भी। तो चलिए चलते हैं कि आगमन विधि की क्या अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हमारे प्रोफेसर क्लार्क हैं उन्होंने आगमन विधि की जो अवस्थाएं हैं उनको 3 प्रकार में बताया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी आगमन विधि की जो अवस्थाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। नंबर 1 है हमारी तथ्यों का एकत्रीकरण, नंबर 2 है परिकल्पना का निर्माण, नंबर 3 है सत्यता की जांच। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि तथ्यों के एकत्रीकरण में क्या है, परिकल्पना का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, सत्यता की जांच कैसे की जाती है, तो सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि तथ्यों का एकत्रीकरण। ठीक है, तो इस प्रणाली में सबसे पहले किसी आर्थिक व्यवहार के विषय में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो तथ्यों को एकत्रित करने के जो मुख्य उपाय हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला है हमारा प्रयोग और दूसरा है हमारा सांख्यिकी। ठीक है, तो जो प्रयोग है उसको अर्थशास्त्र में ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाया जाता, यानी जो अर्थशास्त्र में प्रयोग करने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में जो प्रयोग करने का जो उपाय है उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा सांख्यिकी है, ठीक है, अर्थशास्त्र में तथ्यों को एकत्रित करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं परिकल्पना का निर्माण। ठीक है, कि किसी समस्या की संभावित व्याख्या को परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, तो आगमन विधि में तथ्यों को एकत्रित करने के पश्चात उनके आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है जिसके आधार पर तर्क द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो किसी समस्या जो होती है, किसी समस्या की संभावित व्याख्या जो होती है वो हमारी परिकल्पना कहलाती है। ठीक है, तो आगमन विधि में जो तथ्य होते हैं उनको एकत्रित करने के बाद उन्हीं के बेसिस पर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है जिसके आधार पर जो तर्क द्वारा फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 3rd पॉइंट है सत्यता की जांच, तो ये हमारी आगमन प्रणाली की तीसरी अवस्था है जिसमें निष्कर्षों को वास्तविक जीवन में लागू करके उनकी सत्यता की जांच की जाती है। ठीक है, आई होप आप अवस्थाएं भी समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में आगमन प्रणाली का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारा कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है,
माल्थस के जो जनसंख्या सिद्धांत है माल्थस का, उसमें आगमन प्रणाली का प्रयोग किया गया है, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और जो हमारा सेकंड है पूंजी का संचय नियम, ये भी प्रयोग में लाया गया है। और जो थर्ड है उपभोग नियम, और फोर्थ है हमारा मांग का नियम। तो फ्रेंड्स जो मांग का नियम है वो आगमन प्रणाली की उपज है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगमन प्रणाली के समर्थक कौन कौन रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो आगमन प्रणाली के जो समर्थक हैं उनमें हैं हमारे रोशे, नीस, स्लोमर, हिल्डेब्रांड, फ्रेडरिक लिस्ट और क्लिफ लेस्ली। ठीक है, ये लेस्ली नहीं है, ये लेस्ली है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, आप प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा। तो अब चलिए हम बात करते हैं आगमन प्रणाली के गुण क्या क्या हैं। तो नंबर फर्स्ट है हमारा कि जो आगमन प्रणाली है वो वास्तविकता के समीप है। ठीक है, तो इस प्रणाली में तथ्यों तथा अंकों पर आधारित होती है ये प्रणाली, तो इसलिए ये वास्तविकता में काफ़ी वास्तविकता के काफ़ी करीब होती है। तो फलस्वरूप इसमें जो गलती की आशंका जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है निगमन प्रणाली की पूरक। तो इस प्रणाली के द्वारा निगमन प्रणाली को बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि जो ये रीति है इसमें तथ्यों और अंकों पर ये रीति निर्भर होती है। तो इसके द्वारा निगमन प्रणाली की मान्यताओं और परिणामों की जो वास्तविकता की परख जो होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, अब नंबर थर्ड है हमारा प्रावैगिक। ठीक है, यानी डायनेमिक अप्रोच। तो आगमन प्रणाली का जो दृष्टिकोण है वो प्रावैगिक है, क्योंकि यह प्रणाली आर्थिक दशाओं की परिवर्तनशीलता पर भी प्रकाश डालती है। ठीक है, जो नंबर फोर्थ है हमारा निष्कर्षों की जांच। तो इस रीति के द्वारा निकाले गए निष्कर्षों तथा नियमों की वास्तविकता की परख व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा की जाती है, अतः इसमें जो गलतियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे आगमन प्रणाली के दोष क्या क्या हैं। तो नंबर वन है हमारा व्यक्तिगत पक्षपात। ठीक है, तो व्यक्तिगत पक्षपात में यह है कि इस विधि में इस बात की संभावना रहती है कि जो कोई अन्वेषक है वह अपने विचारों से निष्कर्षों को प्रभावित करे, क्योंकि अन्वेषक प्राय वही क्षेत्र चुनता है जहां उसके विचारों की मान्यताएं होती हैं। एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि कोई अन्वेषक है वह ये दिखाना चाहे कि जनसंख्या बढ़ने से भुखमरी बढ़ती है, तो वह सर्वेक्षण के लिए कुछ ऐसे ही क्षेत्रों को चुनेगा जहां वह देखेगा कि जनसंख्या के बढ़ने पर भुखमरी फैल रही है। तो ऐसे निरीक्षण के द्वारा वह जिन विचारों का प्रतिपादन करेगा वह निष्पक्ष होंगे। ठीक है, अब नंबर सेकंड है हमारा सर्वसाधारण के लिए कठिन। ठीक है, तो ये विधि है जो सर्वसाधारण के लिए कठिन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई साधारण मनुष्य इस विधि को प्रयोग नहीं कर सकता, ये बहुत जटिल है यानी कठिन है, तो इसका कोई साधारण मनुष्य इसके प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता वो। नंबर थर्ड है कि ये सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि इस रीति का प्रयोग अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जहां अनेक आर्थिक हित एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वहां इस आगमन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा मानवीय हित और समृद्धि का अनुमान आदि ऐसे विषय हैं जहां इसका प्रयोग एवं निरीक्षण जो है संभव नहीं है। ठीक है, यानी असंभव है। तो चलिए फोर्थ पॉइंट है हमारा कि सामाजिक विज्ञानों के लिए कम उपयुक्त है। तो जो आगमन विधि जो है वो सामाजिक विज्ञानों में इतनी लाभदायक सिद्ध नहीं होती जितनी कि यह प्राकृतिक विज्ञानों में होती है, क्योंकि एक ओर तो सामाजिक शास्त्रों की घटनाओं का निरीक्षण कठिन होता है और दूसरी ओर नियंत्रित प्रयोग जो होते हैं वो लगभग असंभव ही होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आगमन प्रणाली के दोष। तो फ्रेंड्स आगमन प्रणाली हमारी, आई होप आप समझ गए होंगे आगमन प्रणाली को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो चलिए
अब हम बात करते हैं विधियों में अंतर कि आगमन विधि और निगमन विधि में क्या अंतर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगमन विधि और निगमन विधि में भेद की हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है कि इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। नंबर 1 है हमारा निगमन प्रणाली में कि इसके तर्क का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी आगमन विधि है इसका जो तर्क का क्रम है इसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। ठीक है, ये एक अंतर है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो ये निगमन विधि है वो मान्यताओं पर आधारित है और जो हमारी आगमन विधि जो है ये अनुभव व सर्वेक्षण पर आधारित है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है कि जो निगमन विधि का प्रतिपादन जो किया है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है और जो आगमन प्रणाली है इसका समर्थन ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने किया है। ठीक है, अब नंबर 4 हमारा है कि यह स्थैतिक विश्लेषण पर आधारित है। ठीक है, और जो हमारी आगमन प्रणाली है ये प्रावैगिक विश्लेषण पर आधारित है। और जो नंबर 5 है हमारा ये प्रणाली बहुत सरल है, यानी निगमन प्रणाली के बारे में कहा गया है कि निगमन प्रणाली बहुत सरल है, इसका प्रयोग साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। और लेकिन जो आगमन प्रणाली है वो सर्वसाधारण के लिए ये प्रणाली जो है बहुत कठिन है क्योंकि आर्थिक जगत में तथ्यों और आंकड़ों में बहुत बड़ी विविधता आती है। ठीक है, आंकड़ों और तथ्यों को जानने में बहुत मुश्किल आती है, तो इसलिए ये सर्वसाधारण के लिए सरल नहीं है। नंबर 6 है हमारी कि जो ये विधि है व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए अधिक उपयोगी है, यानी जो हमारी निगमन विधि जो है वो हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अधिक उपयोगी है और जो हमारी आगमन विधि जो है वो समष्टिगत अर्थशास्त्र के लिए अधिक उपयोगी है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो ये हमारा एक सबसे बड़ा अंतर है कि जो हमारी निगमन विधि है वो माइक्रो के लिए यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अच्छी है और जो हमारी आगमन विधि है वो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के लिए अच्छी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। अगर सब कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो फिर चलिए आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साइड में जो हमारी नोटिफिकेशन बेल जो होती है उसे भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको रेगुलर एक्टिविटीज़ भी पता चलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।